रेसिड्यू। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पर व्याख्यान में आपका स्वागत है। तो यह रेसिड्यू पर व्याख्यान संख्या 20 है और यह इस मॉड्यूल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर अंतिम व्याख्यान है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि रेसिड्यू क्या है और रेसिड्यू का मूल्यांकन कैसे करें, और इस विषय की सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम रेसिड्यू थ्योरम क्या है, जिसमें कई जटिल इंटीग्रल्स के मूल्यांकन के लिए आवेदन है। इसलिए हम जटिल और इंटीग्रल के इस मूल्यांकन के लिए कुछ हिस्सों को भी कवर करेंगे। तो रेसिड्यू पर आते हैं। मान लीजिए कि यह f एक फंक्शन है जो सभी z के लिए एनालिटिक है, सिवाय इस z0 के, जो कि इस f फंक्शन का एक आइसोलेटेड एकल बिंदु है। इसलिए पिछले 2 अध्यायों जहां हमने एकल बिंदु और विशेष रूप से लॉरेंट श्रृंखला विस्तार के लिए चर्चा की है, जो अब इस रेसिड्यू पर चर्चा करने के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो इस z0 के बारे में लॉरेंट श्रृंखला f पर हमारे पास सकारात्मक पावर और नकारात्मक पावर की ऐसी अवधि हो सकती है, और जहां यह bn यह गुणांक हम ऐसे इंटीग्रल की मदद से गणना कर सकते हैं जिस पर पहले से ही इस विषय में चर्चा की गई थी, जहां हमने लॉरेंट श्रृंखला को कवर किया है। और याद करने के लिए हमने यह उल्लेख किया है कि यह गुणांक b1 इस का गुणांक है, वहां इसे रेसिड्यू कहा जाता है। और अब हम विस्तार में जाएंगे कि अलग अलग प्रकार के क्या हैं और रेसिड्यू का मूल्यांकन कैसे करें, और फिर इस रेसिड्यू के अनुप्रयोग क्या हैं। लेकिन इस लॉरेंट श्रृंखला विस्तार में इस गुणांक के गुणांक को इस बिंदु z पर इस f का रेसिड्यू कहा जाता है। और याद रखें कि यह आइसोलेटेड एकवचन बिंदु है। तो अब यहाँ b1 को सीधे इस इंटीग्रल से आ रहा है, वह है, जहाँ n 1 है। इसलिए n1 0, तो यहाँ कोई शब्द नहीं है। तो यह इस के लिए एक सरल इंटीग्रल है। तो वास्तव में यही कारण है कि हम यहां इस रेसिड्यू पर चर्चा कर रहे हैं। तो जहां C एक वक्र है जो वास्तव में इस बिंदु को बांधता है। तो कई जटिल इंटीग्रल जो मूल्यांकन करने के लिए जटिल हैं, हम इस सूत्र की मदद से मान प्राप्त कर सकते हैं जो कहता है कि है। तो हम b1 प्राप्त कर सकते हैं। इस सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हम इस फॉर्मूले का उपयोग विस्तार में नहीं करेंगे। हमने लॉरेंट श्रृंखला विस्तार में इन गुणांकों को मूल्यांकन करने के लिए इस सूत्र का उपयोग नहीं किया, क्योंकि इन जटिल इंटीग्रल की गणना जटिल हो सकती है। इसलिए अन्य तरीके से हमने लॉरेंट श्रृंखला के संदर्भ में फ़ंक्शन का विस्तार किया है। एक बार विस्तार होता है, हम b1 प्राप्त कर सकते हैं, और एक बार हमारे पास b1 है, वास्तव में हमको यह इंटीग्रल मिल सकता है। तो यह इस इंटीग्रल का मूल्यांकन करने के लिए यह दूसरे तरीके से जाता है। हम इस लॉरेंट श्रृंखला विस्तार का उपयोग करते हैं और फिर हम b1 प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे पास यह इंटीग्रल तैयार है। तो लेकिन रेसिड्यू b1 का मूल्यांकन करने के लिए अन्य तरीके भी हैं। तो अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि एक बिंदु पर रेसिड्यू को कैसे प्राप्त किया जाए, जो f का आइसोलेटेड एकल बिंदु है। तो रेसिड्यू की गणना कैसे करें, पहले हम इस पर चर्चा करेंगे, और बाद में सूत्र का उपयोग करते हुए जिस पर हमने अभी चर्चा की है, हम कुछ इंटीग्रल का मूल्यांकन करेंगे। यदि
एक हटाने योग्य एकल बिंदु है और अब वर्गीकरण तस्वीर में आ रहा है। तो हमारे पास एक एकल बिंदु है और यह एक हटाने योग्य एकल बिंदु है। फिर हम जानते हैं कि लॉरेंट श्रृंखला विस्तार के सिद्धांत भाग में कोई शब्द नहीं है, और उस स्थिति में यदि इसका कोई प्रमुख हिस्सा नहीं है तो इसमें की कोई नकारात्मक पावर नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से यह 0 होने जा रहा है, और इसका मतलब है कि रेसिडुए 0 है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि यह इंटीग्रल बल्क इंटीग्रल वक्र को सरल बंद वक्र को संलग्न करता है, जो इस बिंदु को संलग्न करता है 0 होने जा रहा है, जो कॉची इंटीग्रल थ्योरम है। इसके अलावा यह हमें यह परिणाम दे सकता है कि जब हमारे पास एक हटाने योग्य एकल बिंदु होता है, जो यहां ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा यह है कि अगर यह बिंदु एक साधारण ध्रुव है, तो इस रेसिडुए को कैसे प्राप्त किया जाए। मेरा मतलब है कि हम हमेशा विस्तार की मदद से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ अन्य तरीके हैं जिन्हें हम आसानी से इन रेसिडुए को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक साधारण पोल है, तो रेसिडुए कैसे प्राप्त करें? उस स्थिति में यह विस्तार लॉरेंट श्रृंखला विस्तार होने जा रहा है, जिसकी हमने पहले चर्चा की है। साधारण पोल के मामले में हमारे पास लॉरेंट विस्तार में केवल एक शब्द है, और हम इस बात में रुचि रखते हैं कि यह क्या है। इसलिए सीमा की मदद से यह आसान है, क्योंकि अगर हम यहां इस से गुणा करते हैं, यह इस शब्द का कोई महत्व नहीं है, यह सिर्फ बढ़ाया जाएगा और फिर यह रद्द हो जाएगा। इसलिए जब हम सीमा लेते हैं तो यह सब कुछ 0 तक जाएगा, तो यह सीमा सीधे देगी। इसलिए इसे को प्राप्त करने के लिए हम इसे से गुणा करते हैं और फिर सीमा तक लेते हैं। तो लॉरेंट श्रृंखला के लिए इस का विस्तार किए बिना हम प्राप्त कर सकते हैं, जो आसानी से यहां दिया गया है। लेकिन यदि यह एक साधारण ध्रुव है, तो हम सिर्फ को इस से गुणा करेंगे और सीमा लेंगे, और जो भी संख्या आती है वह वास्तव में रेसिडुए है। अब अगर हमारे पास m क्रम का ध्रुव है, तो इसका मतलब है कि लॉरेंट श्रृंखला विस्तार में m पहले टर्म है और के साथ। इस मामले में हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि रेसिडुए कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें। तो फिर से इस सीमित दृष्टिकोण के साथ हमारी मदद करने जा रहा है। लेकिन यदि आप दोनों पक्षों को के साथ गुणा करें तो क्या होगा? हमारे पास यह दिया गया एक्सप्रेशन है। तो यह वह अभिव्यक्ति है जो हमें इसके लिए मिलेगी, और अब अगर हम बार डिफ्रेंटिएट करते हैं, तो यह सभी शर्तें गायब हो जाएंगी। केवल यह के रूप में आएगा। अन्य सभी शर्तें 0 होंगी, और यहां से हम प्राप्त करेंगे, और यहां भी हमें मिलेगा। तो यह इस से अधिक है, तो यहां भी आपको कुछ की पावर मिलेगी। लेकिन जब हम सीमा लेते हैं तो यह हिस्सा हो जाएगा, और यहां हमको मिल जाएगा। तो यहाँ निष्कर्ष यह है कि अब इस को कैसे प्राप्त किया जाए। लेकिन इसलिए हम पहले से ही गुणा कर चुके हैं, और अगर हम बार डिफ्रेंटिएट करते हैं और फिर सीमा लेते हैं, तो हम प्राप्त करेंगे, और यहाँ एक टर्म है अगर यह m क्रम का एक ध्रुव है। अब एक आवश्यक एकल बिंदु पर रेसिडुए, जो हमें मूल रूप से लॉरेंट श्रृंखला विस्तार का उपयोग करना है, और फिर इस का गुणांक प्राप्त करना है।
तो चलिए इस महत्वपूर्ण रेसिडुए थ्योरम पर आते हैं। हालांकि हमने इस पर चर्चा की है। हमने चर्चा की है कि यह एकल मूल्यवान और एनालिटिक है और इस आइसोलेटेड अद्वितीयता को छोड़कर एक साधारण बंद वक्र C पर है। उस स्थिति में हमने देखा है कि यह इंटीग्रल का मान कुछ नहीं बल्कि है। यह स्थिति तब भी जब हमारे पास इस सरल बंद वक्र C के अंदर केवल एक आइसोलेटेड एकल बिंदु था। लेकिन इसे सामान्यीकृत किया जा सकता है, इसलिए यह वास्तव में रेसिडुए थ्योरम है। लेकिन हम इस सामान्यीकृत की सिंगल वैल्यूड एक गैर सरल बंद वक्र C के अंदर एनालिटिक है और आइसोलेटेड अद्वितीयताओं इन आइसोलेटेड अद्वितीयताओं को छोड़कर। इसलिए एक अद्वितीय के बजाय हमारे पास C के अंदर यह R एकलता है और उस स्थिति में परिमाण केवल है और इन आइसोलेटेड अद्वितीयताओं पर रेसिडुए का योग है। तो हमारे पास R एकलता है, जिसका अर्थ है कि हमें इन R रेसिडुए को प्राप्त करना होगा और फिर हमें यहां इन रेसिडुए को से गुणा करना होगा और यह इस वक्र पर इंटीग्रल मान होगा और इन सभी एकलता को बंद कर देगा। तो हमारे पास आएगा और इस इंटीग्रल की वैल्यू आसानी से इस रेसिडुए थ्योरम का उपयोग करके मूल्यांकन किया जा सकता है। तो यह रेसिडुए थ्योरम कैसे आ रहा है? हमारे पास यह फ़ंक्शन है जिसमें ये R अद्वितीय है, जिसका अर्थ है कि यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारे पास एक वक्र है जो इन सभी अद्वितीयताओं को यहां संलग्न करता है और प्रत्येक अद्वितीय के लिए हमारे पास एक वक्र है। तो ये आइसोलेटेड अद्वितीयताएं हैं। इसलिए हमेशा हम इसे अन्य सर्किलों द्वारा संलग्न कर सकते हैं जिसमें आगे की अद्वितीयताएं नहीं हैं। तो ये वे वृत्त हैं जो इन सभी अद्वितीयताओं को संलग्न करते हैं और प्रत्येक चक्र में केवल एक अद्वितीय होती है। और फिर कौची थ्योरम द्वारा यदि आपको याद है कि यह इंटीग्रल जो C पर है, तो इन सभी वृत्तों के योग के इंटीग्रल अंक के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपके पास ये दिया गया एक्सप्रेशन होगा। यह रेसिडुए थ्योरम है जो इस तरह के इंटीग्रल्स का मूल्यांकन करने के लिए बहुत सहायक है। एकमात्र कठिनाई जो हमें इन रेसिडुए का विभिन्न बिंदुओं पर मूल्यांकन करना है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में रेसिडुए का मूल्यांकन हमने पहले ही चर्चा की है, इसलिए हम इंटीग्रल्स के मूल्यांकन भाग के लिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम का मूल्यांकन करना चाहते हैं। तो स्पष्ट रूप से यह है जो हम देखते हैं और यह है यहाँ है। तो एकवचन बिंदु z 0 है, यहाँ हमें 1 मिलेगा और फिर हमें i मिलेगा। तो ये इस इंटीग्रैंट के इस फ़ंक्शन के 3 एकवचन बिंदु हैं जो 0 1 और i। इसलिए यह यहाँ 0 है और फिर हमारे पास 1 है और फिर हमारे पास i है और यह सर्कल है। तो इस मामले में ये सभी एकल बिंदु घेरे के अंदर पड़ते हैं। इसलिए हमें अब रेसिडुए थ्योरम को लागू करना होगा। इसका मतलब है हमें इन 3 बिंदुओं पर रेसिडुए की गणना करनी होगी क्योंकि सभी सर्कल के अंदर पड़े हैं। इसलिए हम वर्गीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम पहले लेते हैं। तो यह 0/0 फॉर्म है क्योंकि 0 और फिर यहां हमारे पास 0 भी है। इसलिए हम 0/0 फॉर्म के कारण एल हॉस्पिटल नियम से
जा सकते हैं। इसलिए जब हम न्यूमैरेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम प्राप्त करेंगे, और जब हम डिनोमिनेटर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उत्पाद नियम लागू होना चाहिए। तो यह z डिफ्रेंशिएटेड है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर के रूप में है। तो अब हम सीमाओं को पार कर सकते हैं और हम देखते हैं कि यह है। तो यहाँ सीमा 1 है, इसलिए प्रत्यक्ष सीमा 0 के लिए सीमा z दृष्टिकोण के रूप में आ रही है। यह मान 1 है, जिसका अर्थ है कि यह 0 के बराबर हटाने योग्य एकलता z है। और अब हम दूसरे पर चर्चा करेंगे। इसलिए अब z 1 के लिए, क्योंकि इसे यहां भी देखा जा सकता है, यह एल हॉस्पिटल नियम लागू था और परिणामस्वरूप अंत में हमें यह मान 1 के रूप में मिला। लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है, अब z 1 के पास आता है। तो हम अब z 1 पर क्या विचार करते हैं? सीमा, और ये दिया गया एक्सप्रेशन यहाँ है। तो स्पष्ट रूप से z 1 एक सरल ध्रुव है। तो यह एक और एकलता को एक साधारण ध्रुव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और इसी तरह से हम इस z 0 के बारे में बात कर सकते हैं। तो इस मामले में हमें गुणा करना होगा और फिर सीमा की जांच करनी होगी। तो यह ऑर्डर 2 का एक ध्रुव होने जा रहा है। तो सभी वर्गीकरण यहां किए गए हैं। z 0 को हटाने योग्य अद्वितीय है। z 1 एक साधारण ध्रुव है, और z i क्रम 2 का एक ध्रुव है। अब प्रत्येक के लिए हमें रेसिडुए का मूल्यांकन करना होगा। इसलिए पहले मामले में, चूंकि यह एक घटाने योग्य एकलता है, रेसिडुए 0 होने जा रहा है। इसलिए हटाने योग्य अद्वितीयता के लिए लॉरेंट श्रृंखला में नकारात्मक पावर के साथ कोई टर्म नहीं होगा, और इसलिए रेसिडुए 0 और रेसिडुए z 1 होने जा रहा है। यदि हम गणना करते हैं तो अब यह एक साधारण ध्रुव था। इसलिए हमें मूल रूप से यह सीमा प्राप्त करनी होगी। यह वही है, जिसकी पहले चर्चा की है। यह गणना कहती है, हम जानते हैं कि z i ऑर्डर 2 का एक ध्रुव है, और फिर हमें इस डेरिवेटिव को एक बार इस पद के लिए एक टर्म प्राप्त करना होगा। और अगर हम ऐसा करते हैं तो वर्ग के इस डेरिवेटिव का मतलब है कि इसे अब इस फ़ंक्शन से हटा दिया जाएगा। हमें ध्यान रखना होगा। तो इस मामले में z i, और यहाँ यह भागफल नियम लागू होता है। तो हमारे पास ये दिया गया एक्सप्रेशन होगा। तो यह सिर्फ भागफल नियम है। z i इस सीमा को प्रतिस्थापित करने वाला सरलीकरण हमें यह संख्या मिल रही है। तो 3ei2i प्राप्त करने के लिए यह और सरल बनाया जा सकता है। तो यह z i पर रेसिडुए है। तो हमारे पास यह 3 रेसिडुए थ्योरम है। एक 0 था, दूसरा है, तीसरा यह है। तो इंटीग्रल वैल्यू प्राप्त करने के लिए, इसलिए इंटीग्रल और सभी रेसिडुए का योग होगा। तो
e minus 1 into I upon 2 plus 1 upon 2 minus 3i plus 2 plus I। और अब अगर हम थोड़ा और सरल बनाते हैं तो हमें वांछित इंटीग्रल का यह मान मिलेगा। तो यह उन अनुप्रयोगों में से एक था जिसे हमने देखा है कि ये रेसिडुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन इंटीग्रल के मूल्यांकन के लिए बिना रेसिडुए का उपयोग किया यह थोड़ा अधिक जटिल हो सकता है। तो एक और उदाहरण जिसे हम इस व्याख्यान में देखेंगे। अब हम इस फ़ंक्शन का मूल्यांकन करेंगे जहां हमारे पास है। इसलिए फिर से हमें यह देखना होगा कि एकवचन बिंदु क्या है और फिर हमें एकवचन बिंदुओं को वर्गीकृत करना होगा और तदनुसार हमें रेसिडुए और फिर रेसिडुए थ्योरम प्राप्त करना होगा। तो इन सभी बिंदुओं का फिर से उपयोग किया जाता है। तो एकलता पर आते हुए यह एक द्विघात समीकरण है। तो दोबारा ध्यान दीजिए। तो एकलता पर आते हुए यह एक द्विघात समीकरण है। तो हम इसे हल कर सकते हैं और हम देखते हैं। यह के लिए दो समीकरण सामने आ रहे हैं। तो यह और इस पोलीनोमियल में शून्य है जो डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी बिंदु इस इंटीग्रल के लिए एकल बिंदु होने जा रहे हैं। हमारे पास अब एकलता है। ये 4 अद्वितीयताएं हैं और प्रत्येक के लिए हमें रेसिडुए का मूल्यांकन करना होगा। तो स्पष्ट रूप से हम यह भी देखेंगे कि ये सभी अद्वितीयताएं फिर से इस के अंदर आ रही हैं क्योंकि 3 और अब हम यहां 2 या 3 तक जा रहे हैं। तो ये अद्वितीयताएं रेसिडुए के इस चक्र के अंदर पड़ी हुई हैं और अब हमें प्रत्येक मामले की जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका फ़ंक्शन अब है। तो इनमें से प्रत्येक चाहे या 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 ये सभी बिंदु सरल ध्रुव हैं क्योंकि अगर हम यहां इस से गुणा करते हैं और फिर सीमा लेते हैं और सीमा मौजूद होगी इसी तरह के लिए और इसी तरह। तो ये सभी एक साधारण पोल हैं। और अब अगर हम इस रेसिडुए प्राप्त करना चाहते हैं इस के लिए, इस के लिए हमको से और फिर से गुणा करना होगा। तो हमारे पास इस के लिए हर जगह सीमा डालने के बाद यह परिणाम है और यह तो तो यह है। तो अंत में हम इसे प्राप्त कर रहे हैं। तो इस पर रेसिडुए है और हम देख सकते हैं कि अगर हम रेसिडुए की गणना पर करते हैं तो यह उसी संख्या में आ रहा है। और फिर से अगर हम या पर गणना करते हैं तो वे दोनों भी ठीक इस के बराबर आ रहा है। तो इन सभी साधारण ध्रुवों पर इन सभी रेसिडुए का मूल्यांकन है। तो हम अब इस इंटीग्रल का मूल्यांकन कर सकते हैं जो है और इन सभी रेसिडुए के योग के गुणा किया जाता है जो है। तो इस इंटीग्रल का अंतिम मान है। तो अब एक और उदाहरण यहाँ हमारे पास यह
है और वृत्त है। तो अब वृत्त का रेडियस आधा। इसलिए यदि अब यहां अद्वितीयता पर चर्चा करते हैं तो हमारे पास वास्तव में है। तो z 2 यह एक अद्वितीय है और यह z 0 भी एक अद्वितीय है। तो ये दो एकलता हैं और हमें ध्यान देना चाहिए कि यह z 2 अब इस के बाहर है। तो उनमें से कम एक सर्कल के बाहर है, इसलिए यह हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। रेसिडुए थ्योरम में अब हमें z 2 पर रेसिडुए की गणना करने की आवश्यकता है। हमें केवल z 0 पर रेसिडुए की गणना करने की आवश्यकता है। z 0 के लिए फ़ंक्शन तो स्पष्ट रूप से यह यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमें इस के साथ जांच करनी होगी। तो यह ऑर्डर 3 का एक ध्रुव होने जा रहा है यदि यह सीमा मौजूद है और स्पष्ट रूप से वहां सीधे आ रहा है। तो यह ऑर्डर 3 का एक ध्रुव है और फिर हमें इस पोल के लिए रेसिडुए की गणना करनी होगी जो ऑर्डर 3 का है। तो इस z 0 पर का रेसिडुए इस सूत्र के साथ होगा जो हमारे पास है। तो यहाँ हमारे पास है। तो हमारे पास है। इस के लिए दूसरा डेरिवेटिव जो वह हिस्सा है जब हम को से गुणा करते हैं तो रद्द हो जाता है और हमें केवल फ़ंक्शन के लिए डबल डेरिवेटिव लेना होगा। तो पहला डेरिवेटिव यहाँ दिया गया है और फिर एक बार फिर हमें इसे सरल बनाना होगा और फिर से डेरिवेटिव लेना होगा और अंत में सीमा लेनी होगी। तो यह z 0 पर रेसिडुए के रूप में आ रहा है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू रेसिडुए की वैल्यू से गुणा किया जा रहा है जो है। तो इंटीग्रल का मान है। तो हमने जो देखा है कि इस के एकवचन बिंदुओं में से एक इस एकीकरण या इस वक्र के क्षेत्र के बाहर था। इसलिए हमें अब स्वाभाविक रूप से इस बिंदु पर रेसिडुए की गणना करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक और उदाहरण जहां हमारे पास दो फ़ंक्शन के योग के साथ इंटीग्रैंट है और अंडाकार के साथ एक सर्कल C है जो मानक रूप में है। तो यह वहां द्वितीय घात है। और अगर हम यहाँ पहले हिस्से को देखते हैं क्योंकि हमारे पास संकेत है संकेत है और इसलिए और हमारे पास है। तो ये चार बिंदु इस फ़ंक्शन को तोड़ रहे हैं। ये एकवचन बिंदु हैं और अब हम आसानी से देख सकते हैं। तो यह z 2 है। हमारे पास z 2 है। फिर हमारे पास z 2i है और फिर हमारे पास z 2i है। इन सभी बिंदुओं और यहाँ एक और बिंदु z 0 है जो इस इंटीग्रैंट का एकवचन बिंदु भी है क्योंकि हमारे पास है और अब सब कुछ अनंत तक जाता है। तो यह भी फ़ंक्शन परिभाषित नहीं है। तो यह भी एक वचन बिंदु है। इसलिए हमारे पास यहाँ 0 2 कई एकवचन बिंदु हैं। ये दोनों बाहर हैं क्योंकि z 2 और यहाँ मूल से यह दूरी केवल 1 आ रही है। तो यह डोमेन के बाहर है।
इसलिए इन दोनों पर विचार नहीं किया जाएगा। हमारे पास 3 बिंदु हैं जहां रेसिडुए का मूल्यांकन किया जाना है। तो पहले फ़ंक्शन के लिए अगर हम यहां पर रेसिडुए की गणना करते हैं और हमें यह दिया गया एक्सप्रेशन मिलता है। इसी तरह के लिए हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं और वह संख्या आएगी। इसलिए ये 2 बिंदु हैं जहां हमने मूल्यांकन किया है। इसके अलावा हमें देखना होगा कि दूसरे टर्म में दिखाई दे रहा है और यह एक आवश्यक अद्वितीयता है जैसे कि हमने देखा है। तो हमारे पास है। तो अनंत में यह इस दिए गए फ़ंक्शन के लिए विस्तार है। और जहां तक इस का संबंध है, यह यहाँ गुणांक है और इसलिए इस फ़ंक्शन का रेसिडुए है, क्योंकि यह वह टर्म होने जा रहा है जहां नकारात्मक पावर शुरू होती है। तो यह पहला शब्द है और यह वह रेसिडुए है जो हमारे पास है और फिर इंटीग्रल है जिसका अब मूल्यांकन किया जाना है। इसलिए हमने 2 रेसिडुए के योग से गुणा किया है और फिर आवश्यक अद्वितीयताओं में से तीसरा तो यह इसमें जोड़ता है। तो यह एक उदाहरण था जहां हमने एकवचन बिंदुओं में से एक को आवश्यक अद्वितीयता के रूप में माना है। तो अब ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए किया है। बस निष्कर्ष निकालने के लिए हमने रेसिडुए थ्योरम पर चर्चा की है जो है। हमें विचार करना होगा और ये z के बिंदु एकल बिंदु हैं जो इस C सीमा के अंदर स्थित हैं। इस साधारण पोल पर रेसिडुए की आसानी से के साथ गणना की जा सकती है। अगर यह m ऑर्डर का एक ध्रुव है तो हमें लेना होगा। यदि यह आवश्यक एकल बिंदु है तो हमें लॉरेंट श्रृंखला विस्तार का उपयोग करना होगा और फिर हम इस पहले टर्म का गुणांक पा सकते हैं जहां नकारात्मक पावर शुरू होती है। तो यह सब इस व्याख्यान के लिए और मैं आपके ध्यान के लिए आपका धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।